अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज भाई अभिमन्यु मूवीज पर आपको ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सुनने को मिलेगा। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारा काम है बताना। मैं आपको बताना चाहूँगा हरियाणा प्रदेश के, मैं इनको उपाधि क्या दूँ, मेरे पास इतने शब्द नहीं है। लगभग जब से हरियाणा प्रदेश में लोग राजनीति समझने लगे हैं तब से राजनीति के कदावर नेता, विधायकों मैम क्षेत्र और अनगिनत बार मैम से विधायक रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, बहुत सारे पद इनके पास रहे हैं, आनंद सिंह दांगी। तो जी सबसे पहले तो विधायक जी मेरा प्रणाम है और स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पर आपको। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा स्वास्थ्य ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। तो सर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, मेरा अपना सपना था कि मैं आपका एक इंटरव्यू करूं आपकी लाइफ के बारे में। सर मैं बताना चाहूँगा पहले, जो मैंने जानकारी है मदीना गांव है, मोखरा मदीना बोला जा रहा है, रोहतक मैम रोड पे मेन रोड का गांव है मदीना। तो सर किस परिवार में जन्म हुआ था, पिताजियों का क्या नाम था? मेरा जन्म चौधरी अमीलाल दांगी के घर में 27 जनवरी 1951 को जन्म हुआ था जी। जो एक जाने माने समाज सेवी दानी व्यक्तित्व थे मेरे पिताजी। उन्होंने हमेशा धर्म कर्म में, दान धर्म में अपने जीवन में काम किया और उस पिता की संतान आनंद सिंह दांगी। कितने भाई बहन थे आप? 3 भाई और 1 बहन। मैं, मेरे से छोटी एक बहन है। तीनों भाइयों में मैं छोटा हूँ। विधायक जी कितने पढ़े? ग्रेजुएशन जी। फैमिली जो थी आपका, फैमिली बैकग्राउंड राजनीति में कितना इन्वॉल्व था? कब से परिवार में राजनीति थी? देखो, राजनीति तो कभी परिवार में नहीं आई, लेकिन समाज सेवा तो थी ही। राजनीति में तो मेरा भाई मेरे से बड़े हैं, वो शुगर मिल के डायरेक्टर बने थे 75 में। उसके बाद मेरी राजनीति चल पड़ी। सन 78 में मैं गांव का सरपंच बना, 2 योजना गांव का सरपंच रहा। सन 83 में पंचायत समिति महम का चेयरमैन बन गया और उसके बाद 87 में सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हरियाणा का चेयरमैन। उसके बाद मेरे जीवन की एक फाइट, एक संघर्ष चौटाला के साथ, उसके परिवार के अगेंस्ट चुनाव के रूप में हुई। उसके बाद 4 बार मैं विधायक रहा हूँ और उस दौरान मैं रेवेन्यू मिनिस्टर और PWD मिनिस्टर भी रहा, एक योजना। तो विधायक जी हार का सामना जीवन में कितनी बार करना पड़ा और उससे क्या सीखा? 3 बार। एक बार 86 में और दूसरी बार 90 में और तीसरी बार अब जो योजना चल रही है इसमें, अभी जो पहला इलेक्शन हुआ था उसमें। विधायक जी आपका खुद का इंटरेस्ट बना राजनीति में आने का या पारिवारिक माहौल से ही आप इसमें घुसे, कैसा क्या था वो? देखो, गांव के लोगों की तरफ से मेरे को सरपंच बनाया गया। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस मामले में, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का और हरियाणा में नायब तहसीलदार का सिलेक्शन फाइनल हो गया था। लेकिन उस दौरान मेरे बड़े भाई थे धर्मवीर, उनका देहांत हो गया। उसके बाद मेरी लाइफ का दौर चेंज हो गया और उसकी वजह से गांव में घर पर रहना ज़रूरी हो गया। और उस दौरान में जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गांव की सेवा में, जैसे भी गलियों की सफाई करना, ट्रैक्टर में गोड़ी का हल करके जो होना, मिट्टी गार वगैरह की सफाई करना, जो भी दिक्कत समस्या सामने देखती लोगों की सेवा के लिए, वो मैं करता था। और उस दौरान में जब पंचायत का इलेक्शन आया तो गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर के मेरे को सरपंच बनाया। 2 बार मैं सरपंच रहा। आप एज ए स्पोर्ट्समैन भी काफ़ी जाने जाते हो। हरियाणा में आपको एक पहलवान की भी उपाधि है, खिलाड़ी की भी उपाधि है, तो किस लेवल तक और कौन से गेम करें? पहलवान तो नहीं,
पहलवान तो मेरा बड़ा भाई मोखरा गांव है पहलवानी में, तो एक बात है। उनने वो सिर माथे है वहाँ की मेहनत, और वहाँ के जो हमारे खलीफा रहे हैं जैसे मड़िया पहलवान जी और कईयों ने जो है ना बड़ी गांव की सेवा करी इस लाइन में। कबड्डी में खेलता था, हॉकी में खेलता था। कबड्डी हम मोखरा और मदीना की भी मतलब डिस्ट्रिक्ट में कोई टीम बनती तो हमारी मोखरा और मदीना की मेन रूप से सारे हम खिलाड़ी होते थे, इकट्ठे खेलते थे। और ब्लॉक में अलग अलग से खेलते, लेकिन कबड्डी खेला हूँ मैं और ठीक ढंग से बढ़िया ढंग से खेला हूँ। सबसे पहले जब किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी में एंट्री हुई थी तो वो कौन सी थी? सबसे बड़ी राजनीतिक एंट्री तो पहले तो हमारी सरदार चौधरी चरण सिंह में होती थी, क्योंकि वो किसान नेता थे। किसानों के लिए उन्होंने सारा जीवन अपना लगाया और ईमानदार राजनीतिक व्यक्तित्व थे। सबसे बड़ी बात तो उनकी ईमानदारी और किसान के प्रति लगाव, उस बात को देख करके सरपंच बनने के बाद उनके साथ उनकी पार्टी के साथ जुड़े। और उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ एसवाईएल के ऊपर, उसमें समझौते की ठीक ना मान करके चौधरी देवलाल ने संघर्ष शुरू किया था कि हमारा हक मिले। उस हक को दिलाने के लिए चौधरी देवलाल के संघर्ष के साथ हम जुड़े। हम ही नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश जुड़ा। और उसमें 3 बार चौधरी देवलाल ने महम से एमएलए का इलेक्शन लड़ा। तीनों बार लोगों के प्यार सहयोग से नॉमिनेशन करा, चले गए, इलेक्शन जीत गए। हमने जाकर लोचो साहब एमएलए बन गए। इस प्रकार से सारा क्रम चलता रहा। उसके बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन आ गया। 3 इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में चौधरी देवलाल जब मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा और सेंटर में वो प्रधानमंत्री बन करके चले गए। मैम की सीट खाली हो गई। उस खाली सीट पर चुनाव आया तो जिस प्रकार से चौधरी देवलाल को एमएलए मैम हल्का बनाता था एक पंचायती उम्मीदवार के रूप में, 36 बरादरी के लोगों की 10,000 की हाजिरी चौबीसी के चबूतरे पर इकट्ठे हुए। उन्होंने फैसला मेरे हक में किया। मैंने उस टाइम भी ये कहा था, वैसे दिखते सारा हल्का बैठा है, लेकिन चौधरी देवलाल के प्रति मान सम्मान रखते हुए मैंने ये कहा कि भाई हम चौधरी देवलाल के साथ लगे हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। उनका आशीर्वाद लो, फिर जो भी आदेश होगा वो उसके हिसाब से मैं पीछे नहीं हटूँगा। आपको याद है सर, आपके जीवन की पहली मुलाकात चौधरी देवलाल जी से कब हुई थी? मतलब सीधे सीधे मुलाकात। सीधे सीधे मुलाकात जो पहली बार चुनाव लड़ा था, उन्होंने शायद 83 में लड़ा था, उसी वक्त से सीधी मुलाकात थी। और मुख्य रूप से मैं मलके में आनंद सिंह दांगी को भी उन्होंने हमेशा आगे रखा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता थी, फाइनेंशियली सारा सब कुछ ठीक था। मेरे पास सन 78 में मैंने मोटरसाइकिल ले ली थी। कॉलेज में पढ़ने के लिए आता था तो मैं घर से मोटरसाइकिल पर आता था। पूरी संस्था में एक ही मोटरसाइकिल होती थी। उसके बाद 82-83 में मैंने जीप ले ली थी, और जीप भी मेरी शायद पूरे महम हल्के के अंदर एक ही जीप थी। ओम प्रकाश चौटाला वगैरह सिरसा से बस में बैठ के आते थे, मेरी जीप का इंतज़ार करके आ करके महम हल्के में चौधरी देवलाल के इलेक्शन के लिए जाते थे। ये सारी बातें हैं। उसके बाद हम समर्पित थे चौधरी देवलाल के प्रति, क्योंकि पानी का मसला था। किसान को पानी सबसे ज़रूरी है। खेत में पानी आ जाएगा तो बिजाई हो जाएगी, बिजाई हो जाएगी कुछ पैदा हो जाएगा, पैदा हो गया तो सबको रोटी मिलती है, चाहे वो मज़दूर है, चाहे किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, सबको खेत से पैदा होने के बाद रोटी मिलती है। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस हिसाब से जो पानी का मुद्दा था उस पर पूरा हरियाणा प्रदेश का समर्थन डट करके 36 बरादरी का चौधरी देवलाल को मिला। सर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, शादी कब हुई थी? शादी तो मेरी घनी याद नहीं। मैं 10-12 साल का ही था जब शादी हो गई थी। बड़े भाई थे मेरे धर्मवीर, उनकी मेरी इकट्ठी शादी हुई थी। लेकिन इस मामले में मैं खुशकिस्मत रहा। आजकल तो सब के मैं देखभाल कर सारा बालकों भी कर ले, जब भी गड़बड़ हो जाते हैं। लेकिन मेरा साथी जो भगवान ने दिया, बढ़िया साथी दिया, हर दुख सुख में डट करके जो है ना, जो मेरे परिवार की रीत है, आ बैठ भी पानी,
और राजनीति में आने के बाद तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। मेरे से चूक हो सकती है, लोगों के प्रति उससे चूक नहीं हो सकती। जो एक वास्तव में किसी गृहिणी का रोल होता है, उसने अपने जीवन में बढ़िया ढंग से उसको कसर नहीं निभाया। छोड़ी कितने हाँ, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जैसे चौधरी देवलाल जीओ के साथ काफ़ी समय बीते आपका, किस नेचर के एक्चुअली आपने कति उनको जीरो लेवल पर देखा बारीकी से साथ रह के, किस तरह के किस नेचर के इंसान थे चौधरी साहब? देखो, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा उस मामले में, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। समय के परिवर्तन होने के साथ साथ चौधरी देवलाल ने भी अपने आप को बदल लिया। वरना तो एक वक्त ऐसा था कि वो कहते हैं ना, फलाना का राज में चाम के सिक्के चले गए। चौधरी देवलाल इतने पावरफुल थे, और पावरफुल बने थे SYL के मुद्दे पर, जब हरियाणा प्रदेश ने सब ने मिल करके साथ दिया, 90 में से 85 सीट जीत करके दे दी। उसके बाद तो कोई कसर नहीं रहती। लेकिन पावर आने के बाद, देश के उप प्रधानमंत्री बनने के बाद, जिस मुद्दे पर हमने संघर्ष किया पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने SYL के लिए, उन्होंने SYL की चर्चा भी कभी नहीं मुद्दे की, से ही भटक गए। मुद्दा ही छोड़ दिया। जो सबसे बड़े मैं समझता हूँ कि पब्लिक जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा था वो तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं तो कुछ बन जाऊँ तो ठीक है, अदरवाइज पब्लिक का यूज़, तो वो एक अच्छी बात नहीं थी, हमने महसूस करा। और तो पता नहीं किसने करा कि नहीं करा। आपका जो पार्टी के साथ कड़वाहट जो शुरू हुई, तो वो कारण यही रहा लगभग? नहीं, उस टाइम तक वो कारण नहीं था। जब यहाँ से प्रदेश को छोड़ करके चले गए, उसके बाद एक जो मुख्य मुद्दा था, पेट का सवाल था जिस बात के लिए, उस मुद्दे से भटकना और एक स्वार्थ की राजनीति, पारिवारिक राजनीति में आ जाना, वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत गलत था। हमारा जो मैम का इलेक्शन हुआ वो भी इसी तरह से था। आनंद सिंह दांगी की अकेले की हिम्मत नहीं थी अब वो इतनी बड़ी पावर से टक्कर ले ले, क्योंकि देश और प्रदेश का सारा राज उनके साथ था। हमारे साथ मेरा मैम हल्के की भाईचारा ही था, और उस भाईचारे में भी मैंने ये कहा था भाई चौधरी देवलाल के साथ हम लगे हुए हैं, उनसे आशीर्वाद ले लो, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन चौधरी देवलाल ने उस पंचायत की नहीं सुनी, जिस पंचायत की वजह से 3 बार MLA बन करके चले गए। चौथी बार जब सीट खाली हुई, जब मैम हल्के के लोगों ने किसी अपने एक भाई को अपना आशीर्वाद दे दिया, उसको ना मानना चौधरी देवलाल का राजनीतिक बहुत बड़ी भूल थी। वो अगर हमें समझा देते, कह देते भाई छोड़ो कोई बात नहीं, एक बार और चलने दो राज है, तो हमारी कोई हिम्मत नहीं थी उनकी आवाज़ के खिलाफ कोई बात करते। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस पंचायत को पंचायत नहीं मानता। 2-2.5 हज़ार आदमी रोहतक न दिल्ली हरियाणा भवन पर गए चौधरी देवलाल से बात करने के लिए, उनसे बातें करने नहीं आए। 1 घंटे तक शोर शराबा करने के बाद जब आकर के उतर के आए लोगों के बीच में, और आते ही मैं पंचायत को पंचायत नहीं मानता। एक सूरत सिंह था, स्वयं भू प्रधान था, बोला सूरत सिंह आया, बोला सूरत सिंह तो नहीं आया, बोला फिर उसको बगैर पंचायत, बोला उसका क्या मतलब, वो तो है ही नहीं, पंचायती है ही नहीं, अपने आप बना फिरता है। बोला मैं आऊँगा, मैं आऊँगा और पता करूँगा कि पंचायत हुई कि नहीं। वो आ जाओ हेलीकॉप्टर में बैठ करके चौटाला की वोट मांगने के लिए, प्रचार करने के लिए, लेकिन हमारे लोगों ने उसके हेलीकॉप्टर को ज़मीन पर पैर नहीं टेकने दिए, इतना रोष हो गया। ये मैम 24 के अपने मैम की बात है, प्रॉपर मैम सिटी की है, जब वो हेलीकॉप्टर मैम में आया था ना, हेलीकॉप्टर से आया, मोखरा आया था मेरे ख्याल, मोखरा हेलीकॉप्टर ने उतरने दिया। जब तो ये था कि पब्लिक इतनी मतलब उत्तेजित हो गई थी कि भाई कुछ भी हो, हमने अपने भाई का साथ देना है। वही इलेक्शन आपने उनके अगेंस्ट आज़ाद उम्मीदवार लड़ा था, जिसमें शेर का निशान था। हाँ, आज़ाद उम्मीदवार लड़ा, 2 इलेक्शन आज़ाद लड़ने पड़े। पहला इलेक्शन 28 फरवरी का था, उसमें इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करी, बूथों पर कब्जे करे, अधिकारियों ने बैठ करके अपने हाथों से वोट डाली। पहले तो स्टंप वोट हुआ करती। हाँ, लोगों ने विरोध करा तो फायरिंग कर दी, सारा ज़बरदस्ती कर करके सारा सब कुछ हुआ।
लेकिन सच्चाई नहीं छुपती। ये वही बात है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। उस इलेक्शन को भी इलेक्शन कमीशन ने गलत माना, क्योंकि ज्यादती करी, पावर का नशे में सारा सब कुछ, इलेक्शन को काउंटरमेंट मतलब पोस्टपोन कर दिया कि भाई ये इलेक्शन वैलिड नहीं है। उसके बाद दोबारा फिर इलेक्शन आ गया। उसमें ये कि भाई तो इसका निशान जो होना फेमस होगा, लोगों की जुबान पर एक नया निशान, अलग सा निशान आया था उस टाइम पर। उसमें अलग निशान आया, और उस निशान के लिए अल्फ़ाबेटिकली, जैसे मेरा नाम आनंद सिंह है, मेरा आ से शुरू हुआ तो दूसरा ए से शुरू हुआ। जैसे अमीर सिंह था हमारा भाई, उसका नॉमिनेशन करवा दिया। वो अंधविश्वासी था उनके प्रति सब तरह से, और उसका क्रय ये था कि भाई अब की बार भी लोगों का मुंह इसी तरह से रहा। तो जब ये था कि इंडिपेंडेंट कोई भी उम्मीदवार की डेथ हो जाती है इलेक्शन कैंपेन के टाइम में, तो इलेक्शन काउंटरमेंट हो जाता है। जब उन्होंने ये देखा कि भाई तो हल्का तरबूज बन रहा है, मोखरे की बात है, मोखरा एक घर है अपने, ये जो है ना जो अपना बना रखा है चौराहा है, जो मीटिंग हो अपनी, इस तो दो घर छोड़ गोरा कैश को गोरे तो दो घर उड़ान थी बात। तो मैं वोट मांगने के लिए जा रहा था, उन्होंने चौटाला का झंडा लगा रखा था। वह बूढ़ी अंदर गई, अंदर से माला लेकर आई, मेरे उसने माला डाली और उन्हें बोली ये झंडे ला रखे हैं ना बेटे, खाम खा के हैं, इनमें कुछ नहीं, हम सब तेरे साथ हैं। जब वे पत्रकारों ने लिखा था मैम तो तरबूज बन रहा है, मेरा केसरिया झंडा था, उनका हरा झंडा था, तो हरे के अंदर केसरिया है, ये बात थी। तो उससे जो है ना फिर दोबारा ये हो गया अगर इलेक्शन तो चौटाला हारेगा। आपके अगेंस्ट जो उस समय जो दूसरा उम्मीदवार था, जो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से था, वो कौन था? इंडियन नेशनल चौटाला था खुद। हाँ जी चौटाला ही था, हम इंडिपेंडेंट थे। जी जी। तो उसमें जो है ना लोगों ने ज़बरदस्त डट करके साथ दिया, और दोबारा फिर ये हो गया एक बार मैं उस दिन बाई चांस मोखरा में ही डोर टू डोर करने लग रहा था, जब हमारे पास मैसेज आया कि भाई आमिर सिंह का मर्डर हो गया और डेड बॉडी जो है ना मुंडाल पड़ी हुई है। हमने वहीं कैंपेन रोक करके बैठ करके बातचीत करके घर आ गए, और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने मुंडाल जलसा रैली रख रखी थी उस दिन। आखिरी शब्दों में उसने कहा कि अभी बड़ी पता चला कि हमारे एक आज़ाद उम्मीदवार का मर्डर कर दिया गया है। सर, ये जो अमीर सिंह जी थे, ये मदीना गांव से ही थे। आपके क्या लगते थे रिश्ते में, कितने करीबी थे, परिवार में थे शायद? रिश्ते में मैं चाचा लगता हूँ उसका जी दूसरा पाना हमारा पड़ता है जी गोत भी अलग अलग हमारे, वो ढोल गोत से था, हम दांगी गोत से हैं। बाकी शरीफ लड़का था, डेडिकेटेड था वो। उस बहुत समय उनकी एज कितनी को होगी? एज होगी 35-40 के आसपास है। आपकी तो मेरे से छोटा। छोटा था आपसे। जी। तो वो सुनने में आया था कि वो जो मर्डर हुआ तो सीधे सीधे तौर पे वो आपके ऊपर एलिगेशन आरोप हुए थे कि भाई उनके काम है। वो तो जब मोखरा से कैंपेन बंद करके हम घर आ गए, इंतजार में बैठे कि वो डेड बॉडी आई कि दाह संस्कार पर जाएंगे। डेड बॉडी आई, हम उठ करके चल पड़े, बैठक में बैठे थे ऊपर। तो 2 पत्रकार आए उस टाइम, एक नव भारत टाइम का, एक इंडियन एक्सप्रेस, एक लड़की थी एक लड़का था। उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं वहाँ? हमने कहा वो दाह संस्कार पर जा रहे हैं। बोले आप मत जाना वहाँ। मैं क्यों जी, गांव का लड़का है, शरीफ लड़का है, हमारा भाई था, उसके साथ गलत हुआ है। बोले आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है उसके मर्डर की। ये मर्डर आनंद सिंह दांगी ने करवाया? हाँ, आनंद सिंह दांगी ने, उसके भाई ने, 2 और साथी हमारे, इन्होंने कराया। और वहाँ कुछ भी हो सकता है, मनसा उनकी ठीक नहीं है। उनकी मान करके हम तो बैठ कर बाकी सारे लोगों को हमने दाह संस्कार पर भेज दिया। वहाँ दाह संस्कार करके जो लोग बताते, हम तो थे नहीं, कि करतार सिंह तोमर SP और एक नकई DIG था, उनको अलग से बुला करके उनको कोई डायरेक्शन दे करके चौटाला वहीं से, चौटाला खुद भी गया था दाह संस्कार पर,
वहीं से गाड़ी में बैठ करके चला गया और वो उधर चला गया और पुलिस की पूरी फोर्स आपके अपने अपने घर की तरफ आ गई। 350 पुलिस फोर्स एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए 350 की फोर्स आई। तो गली में शोर हो गया, अब भाई पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। हमने कहा पुलिस किस लिए आ गई भाई? देख करके मैं ऊपर बारजे से निकला, जैसे ये बालकनी ही निकल रही, इसी तरह हिली, पुरानी हिली है अपनी। हाँ, उस बारजे में आ गया। मैंने एक हमारे के बात है, ये करतार सिंह तोमर था, इसने सीधा फायर, मतलब शूट एंड साइड का कोई ऑर्डर निकला था? शूट एंड साइड। वो ये कह के गया है कि मैं रोहतक जाने से पहले ये बात सुनना चाहता हूँ कि हमने कर दिया काम, कि आनंद सिंह दांगी मारा गया। हाँ, उसका एनकाउंटर कर दिया या कुछ भी, क्या इसको? कुछ भी कह लो। और एक आदमी के लिए 350 पुलिस फोर्स, 1.25 घंटे तक दनादन गोलियां चलती रही। हम बच गए। सर एक बात यहाँ पूछ लूँ, फायरिंग उसी साइड से चली या एक दो फायरिंग या कुछ भी अपनी साइड से भी हुई आनंद सिंह दांगी के घर की साइड से? नहीं, हमारा तो कुछ था ही नहीं, हमारे पास तो कोई चीज़ ही नहीं। और किस लिए? जी, हमारा शराफत का जीवन है। हर तरह से कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हमारे लोगों की तरफ से कहीं कोई फायरिंग पूरे एपिसोड में नहीं है। तो ये कोई अंदर टेररिस्ट थोड़ी था एक कदावर नेता था जिस टेररिस्ट था ना ओम प्रकाश चौटाला के लिए, उसके खिलाफ मुकदमा ना इलेक्शन लड़ लिया, उसका मुकाबला कर लिया। वो तो किसी को मानते ही नहीं थे। वो तो ये कहते कि मैम का बैम निकालना है। मैम का बैम, उस मैम का बैम जिस मैम ने सब कुछ तुम्हारे लिए करके दे दिया, देश की उप प्रधानमंत्री कुर्सी तक जा कर के बैठा दिया, उसका मैम निकालेंगे? हमारे लोग बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ते हैं और अपने का हमेशा साथ देने की बात करते हैं। तो उस मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैम हल्के का रोल था, एक किसी अपने भाई के प्रति ऐसा रोल था कि जो कभी देखा ना सुना। गिरफ्तारी हुई ना, हम निकल के पीछे ऊपर 3री मंजिल से कूद करके पीछे से निकल के, और 1.5 घंटे तक जो है ना, 1.25 घंटे तक वहाँ दनादन फायरिंग होती रही। 3 आदमी वहाँ मर गए। एक तो मेरा स्पोर्ट ट्रेजेडी हुई है वहाँ पे। स्पॉट, एक तो मेरा पाली था, नीचे भैंस बंध रही, गाय बंध रही थी हमारी, जहाँ पर फायरिंग हुई। सारा घर छलनी कर दिया उन्होंने। एक पाली तो वहाँ मर गया। एक लड़की सामने खिड़की में बैठी थी दूसरे मकान में, उसके गोली जाकर लग गई। पड़ोसी आ गए। हाँ, एक बुढ़िया दूध धार निकाल के आई थी गली में, उसको गोली लगी। और 8-10 और भी इंजर्ड हुए जिनके गोलियां लगी। ये हालात वहाँ पर हुए। हम पीछे से दीवारों पर से कूद काद करके निकल गए। रात को हम किसी तरह से दिल्ली पहुँच गए, वहाँ कार्रवाई करी। तो वहाँ से जो FIR इन्होंने करी थी, 3-4 दिन लग गए उसमें कार्रवाई होने में। तो सुप्रीम कोर्ट से हमें, हाई कोर्ट से एंट्रीम रिलीफ मिल गया 2-3 दिन के लिए। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में किस पार्टी की गवर्नमेंट थी? चौधरी देवलाल की, उप प्रधानमंत्री। जी हाँ, उप प्रधानमंत्री थे। VP सिंह प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री थे उस वक्त। और उसी दौर में राजीव गांधी जी मदीना आए। ये जो जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, फायरिंग हुई, सारा सब को देख करके पूरी कांग्रेस को लेकर के मदीना, महम, बैसी तीनों जगह पर गए। मदीना सारी आमिर सिंह के घर पे भी गए और अपने घर पे आकर तो उन्होंने सीधा वो जो बुलेट इकट्ठे करके जो है ना खोड़ थे उनके, वो एलूवालिया थी इनके साथ, सरदार जी अब तो बीजेपी में हो, वो सारी जो है ना इकट्ठी करके उनको दी। और भाषण में कह के गए थे राजीव गांधी जी कि आप सोमवार को देखना, पार्लियामेंट नहीं चलेगी जब तक इसका समाधान नहीं हो जाएगा। और वो माला बना करके उन्हें खोल की एलूवालिया पार्लियामेंट में माला बना कर गया था कि महम के अंदर ऐसे जुल्म हुए। उस पर वही किया राजीव गांधी ने कि सोमवार को ओम प्रकाश चौटाला का इस्तीफा होगा। फिर 3 दिन के बाद फिर ओथ ले ली। दोबारा फिर पार्लियामेंट में उसी तरह से फिर घसीट करके गिरा इसको, फिर रिजाइन करना पड़ा। तीसरी बार तो चौधरी देवलाल भी गए साथ में ही, और ओम प्रकाश चौटाला भी। वो राजीव गांधी
जिस आदमी ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया उसको बुलाया नहीं जा सकता। कि जो मर्डर हुए, मर्डर ही कहूँगा मैं, सबसे पहले तो जो चौधरी अमीर सिंह का जो मर्डर हुआ जिसमें सीधा सीधा आपका नाम इन्वॉल्व किया, उसके अकॉर्डिंग फायरिंग करी, वहाँ सीधे सीधे मर्डर हुए। पहले अमीर सिंह का जो मर्डर हुआ था उसका जो सस्पेक्ट था, क्या वो गिरफ्तार हुआ, कोई सामने आया, कभी कोई अरेस्ट हुआ? नहीं नहीं, आज तक गुत्थी क्योंकि नहीं सुलझी। क्योंकि उन अंगूठी सुलझी उसकी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की इंक्वायरी और रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, उसकी इंक्वायरी बैठा दी। क्योंकि उस टाइम सारी प्रेस मीडिया जितना भी टोटल था वो सब की आंखों देखी खबरें थी वो, और सब की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में गई। ऐसा इशू था वो कि बीबीसी भी 15-15, 20-20 मिनट, आधा आधा घंटे पर मैम के लिए बोलती थी। भारत के इतिहास में ऐसा पहले और अब तक हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। और ना ही होगा, होना भी नहीं कभी। क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर किसी का हक अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपनी वोट अपने इंडिपेंडेंट हिसाब से डालने का हक अधिकार दिए हैं संविधान ने, बाबा साहब ने, कमेटी ने जो भी दिया, अच्छे तरह से अपना जीवन जीने के लिए, काम करने के लिए, सब तरह से जो भारत का संविधान है उसके अनुरूप सबका अधिकार है। मेरा भी हक था, अधिकार था चुनाव लड़ने का। ये थोड़ा ही भाई जब कोई भाई चुनाव लड़े तो उसके ऊपर दनादन सारा सब तो बात, फिर तो ठाडे रहोगे। फिर ठाडे रहोगे, फिर तो ठाडे रहोगे। शेख शरीफ आदमी का कोई मोल नहीं। लेकिन मेरे साथ जो मेरे भाईचारे ने सब तरह साथ दिया उसका कोई तोड़ नहीं है। सर वो जो जूरी बनाई बाद में, भाई चौधरी अमीर सिंह का जो मर्डर हुआ था उसके ऊपर जो कमेटी तैयार करी, उसका क्या निर्णय एंड में निकला? उसका पहले तो एक जज था, रिटायर्ड जज मिस्टर आनंद, वो 3 महीने तक इंतज़ार करता रहा कि सरकार तेरे को कोई स्टाफ देगी, कोई क्लर्क देगी काम करने के लिए, सारा सब कुछ वो हरियाणा प्रदेश सरकार की तरफ से उनको मुहैया करवाना था, स्थान भी, दफ्तर भी, काम करने के लिए सारी चीज़ें। उसको कोई मदद नहीं करी, क्योंकि इंक्वायरी होगी तो स्पष्ट होकर के आएगी सारी चीज़। उसके बाद हमारे वकील ने एप्लीकेशन दोबारा लगाई, वो जज रिजाइन करके चले गए, वह निकम्मी सरकार है, कोई मदद नहीं करती। दोबारा फिर इलेक्शन कमीशन बैठा, वो मतलब इंक्वायरी कमीशन बैठा, मिस्टर शेखिया कमीशन, उसने इंक्वायरी करी पूरी, कई महीने तक चली। उस इंक्वायरी में उन्होंने निचोड़ दिया ओम प्रकाश चौटाला और उसके आदमियों की जो एक्टिविटीज़ थी। उसके उसका इंक्वायरी कमीशन का यही होता है कि सीधा नाम तो किसी का ले नहीं सकते, लेकिन उसका निचोड़ देते हैं, जो भी रेफरेंस होते हैं, जो भी पॉइंट होते हैं, उनका रेफरेंस के हिसाब से निचोड़ देते हैं। और निचोड़ में सीधा दे दिया ओम प्रकाश चौटाला, ये अजय, सारी चीज़ें जो है ना क्लियर करके दे दी। उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने काम करना था, स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर काम नहीं किया, ना तो उसी टाइम सारा हो जाता। फिर आपको डायरेक्ट कांग्रेस से टिकट मिली? हाँ, फिर 2 इलेक्शन के बाद राजीव गांधी के गांव में आने के बाद, हमारी मदद करने के बाद, राजीव गांधी ने मेरे पास, उस टाइम प्रेसिडेंट थे चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरना वाले, कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रेसिडेंट, उन्होंने उनको मेरे पास भेजा कि दांगी साहब को एक बार ले आओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो मैं चला गया दिल्ली। तो दिल्ली रुके हुए थे हम उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कि भाई जब तक कोई फैसला नहीं होता, कोई लाइन नहीं बनती, तो टच में रहना है, तब तक मतलब जगह दे दी, आप इससे बाहर नहीं जाओगे। 3 महीने तक मैं दिल्ली में रहा जब, और रोहिणी में एक रिश्तेदार था, उसके घर पर रहे। और उस रोहिणी का भी मैं मलका ने एक बस स्टैंड अड्डा बना दिया, रोज़ाना 100, 50, 200, 500 आदमी मिलने के लिए जाना। मन से ही टक्कर बाजा करते खूब ज़बरदस्त ढंग से। तो राजीव गांधी ने मेरे को बुलाया और मैं गया, तो वो गेट है, इतना लंबा ड्राइंग रूम था उनके रेजिडेंस का, गेट पे खड़े मिले मेरे को, हाथ में हाथ डाल करके मेरे को अंदर ले गए। अंदर जैसे ये टेबल है, इसके एक कुर्सी परली तरफ है, एक इस तरफ है, सामने वाली कुर्सी पे खुद बैठे और पीछे उनके सामने मैं बैठा।
तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से मेरी सेफ्टी सुरक्षा के बारे में बात करी कि आपकी सुरक्षा का क्या हाल है। मैंने कहा जी आपके जाने के बाद क्या दिक्कत हो सकती है, आपने जो हमारे लिए किया और जा कर के बुरे वक्त में आप खड़े हुए जा कर के सारा जो कार्रवाई जो बोल के आए उसको आपने कार्यान्वित किया और पब्लिक के सामने सारा सब कुछ खोल के रख दिया। फिर कहने लगे हम आपको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। मैंने यही कहा था जी, मैं वैसे तो देखो आपने हमारे लिए इतना किया तो इनकार नहीं कर सकते किसी बात को भी, लेकिन मेरे हल्के के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। ऐसा ना हो जाए, कांग्रेस को कहते हैं बहुत बड़ा समुंदर है, ऐसा ना हो जाए कि इस समुंदर में हमारा नामो निशान ही मिट जाए। हंस के ये वर्डिंग थी, आप मेरे भाई हो, भाई की तरह से रहोगे, आपके कोई भी किसी तरह की महसूस आपके लोगों को और आपको कभी जीवन में महसूस नहीं होगी। मेरी दूसरी महाजी एक बात और है मेरी कि देवीलाल परिवार का आदमी कांग्रेस पार्टी में नहीं शामिल होना चाहिए। आज का कहने लगा भाई ये भी नहीं होगा। तो ये बातें हैं। तो फिर महाजी जो आपका आदेश। पहला इलेक्शन का क्या रिजल्ट रहा सर, और कितने मार्जिन से जीते? 26,000 वोटों से जीते थे। उस टाइम आपके अपोजिट में इनेलो से कौन था? इनेलो से राजवीर सामानिया। राजवीर सामानिया था इनेलो का उस वक्त। तो 26,000 कुछ वोटों से हम जीते थे। जैसे काफ़ी लंबा कैरियर रहा है आपका राजनीति का, काफ़ी कम एज में आप राजनीति में आ गए थे। आज तक सबसे ज़्यादा ताकतवर आपने अपने आप को कौन से इलेक्शन में समझा सर, जितने भी इलेक्शन लड़े? देखो ताकत तो भाइयों के बल पर होती है। राजनीतिक आदमी तो एक अकेला होता है। अब आनंद सिंह दांगी तो अकेला है। जब तक कि भाईचारे का साथ समर्थन प्यार ना हो तो कुछ भी नहीं है। मैं इस बात के लिए खुशकिस्मत रहा हूँ। देखो उन लोगों ने इस प्रदेश को हर तरह से ख़राब करने की कोशिश करी है। देवीलाल परिवार ने जनहित कोई नहीं उनका, किसी तरह से भी उप प्रधानमंत्री बन करके चले गए, चीफ मिनिस्टर रह करके चले गए। कोई एक ऐसा स्थान जिससे जनता का भला हुआ हो, कोई संस्था खड़ी कर दी हो, कोई प्रोजेक्ट और बड़ा ला के दे दिया हो, एक भी ऐसा एग्जाम्पल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं है जो उन्होंने किया हो। सर जब मैंने अपना होश संभाला तो अगर कोई पहला पॉलिटिकल नाम सुना था तो आनंद सिंह दांगी का सुना था। जब मैं थोड़ा सा समझदार होया, भाई कोई वोटिंग भी होती है और कोई जीतता हारता है, तो मेरे एक दो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, आम पब्लिक के क्वेश्चन है, प्लीज़ शायद आपको थोड़ा सा कड़वा भी लगे लेकिन आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं वो। कई आदमियों से जैसे हम जब मिलते थे, गांव में मिलते थे, लोगों से बात होती थी तो कहते थे कि भाई आनंद सिंह दांगी जो हैं वो पर्सनल आदमी है, उसके पूरे हलके में परिवार हैं उनके, बस उन्हीं के काम होते हैं, या फिर पार्टीबाजी कि भाई ये तो उस पार्टी का, इसका नाम कटवाओ, ये नहीं लगवाना, ये लगवाना है। सर प्लीज़। मैं जहाँ भी रहा हूँ अपने स्वाभिमान के हिसाब से मैंने काम किया है और 1000% ईमानदारी के साथ काम किया सर है। कभी ऐसा दिन नहीं आया कि मान लीजिए किसी भी चौटाला पार्टी है ही, कोई बंदा है वो उसका सिलेक्शन होने लग रहा है काबिलियत के दम पे, तो कभी भी लिस्ट में से नाम हटवाना अपनी पार्टी वाले का, या वो जो मैंने बताया? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है ये। लेकिन मैंने हमेशा ये ज़रूर करा है कि भाई अपनी कमांड अपने हाथ में रखी है, किसी से कहने से किसी का वो नहीं, के हाथ में चौधरी किसी का नहीं। मेरा बहुत लंबा कैरियर, 45 साल हो गए मेरे को इस राजनीति में, छोटी बात नहीं है। इस 45 साल में कई हजार बच्चों को रोजगार दिया है। इस हाथ की कलम चलने से कई हजार बच्चों को रोजगार दिया है। लेकिन एक बात सुनने में ये आई है ना कि भाई एक मिनट मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। एक दिन ऐसा था कि मेरे मैम हल्के के अंदर ग्रेजुएट कोई बच्चा था, टेक्निकल कोई बच्चा था, डिग्री डिप्लोमा होल्डर कोई था। एक एक को रोजगार आनंद सिंह दांगी ने गांव गांव में जा कर के, जो एक गैर कानूनी बात है, जलसे कर करके, कोई बात है कोई भी है भाई, मेरी वोट दे रखी चाहे ना दे रखी हो, आ जाओ, मेरा ब्योंत है, मैं सारे भाइयों को करूँगा।
और एक दिन ऐसा था, कोई ग्रेजुएट बेरोज़गार नहीं था, कोई IITI का डिप्लोमा होल्डर बेरोज़गार नहीं था, टेक्निकल बालक कोई बेरोज़गार नहीं था। तो ये चीज़ जो करते हैं ना लोग, ये एक भ्रम पैदा कर, ये उनकी रीत है चौटाला सपोर्टर्स की, जो मतलब अपने से बाहर निकलने की बात ही नहीं करते थे। मेरे लिए तो 36 बिरादरी के लोगों ने इतना ज़बरदस्त संघर्ष किया है, जान तक दी है। उसके बाद अगर आनंद सिंह दांगी के जैन में कहीं जात बिरादरी की बात है, तो मैं समझता हूँ भगवान के प्रति भी और जनता के प्रति भी मेरा विश्वासघात है। इससे ऐसा जीवन मैं जीना पसंद नहीं करूँ, शायद कोई ऐसी बात हो तो। लेकिन राजनीति है, राजनीति लोग करते हैं, किसी का पेटा नहीं भरता। लेकिन आनंद सिंह दांगी ने जिस प्रकार से करा है, शायद कोई कर सकता है। वोट खरीद रहा सर, है? इलेक्शन से पहले वोट खरीदे जाते हैं। बहुत सारी पार्टियों के लोग घूमते भी रहे हैं, कदे कोई पैसे देता हो, रात को देखो पैरे तक लगते हैं। क्या आनंद सिंह दांगी ने इसका सारा कभी पार्टी के दम पे या खुद के दम पे या पैसे के दम पे? पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आनंद सिंह दांगी आपको ऐसा भाई मिलेगा जिसने आज तक एक पैसा वोट के लिए नहीं दिया, एक बूंद शराब किसी को नहीं दी, देना दूर मेरे से किसी ने मांगी भी नहीं। रिकॉर्ड की बात है, एक भाईचारे के हिसाब से, अपने काम कर्म के हिसाब से मेरा लोगों ने साथ दिया है, ना किसी ने मेरे से मांगे और ना आज तक का रिकॉर्ड है। एक बूंद शराब भी कोई कह देगा मेरे नहीं करा, एक नया पैसा कोई वोट के लिए, ये एक आनंद सिंह दांगी का चरित्र है। एक बैसी कांड काफ़ी चर्चा में रहा है पूरे इंडिया में, वो भी बड़ा कांड हुआ था। रियली मेरे को पर्सनली उसके बारे में आपकी ज़ुबानी सुनना, मतलब पर्सनली सुनना चाहता था मैं, फिर इस माइक के माध्यम से आम पब्लिक भी सुनेगी। सर वो क्यों हुआ था क्या एक्चुअली? वो ये था कि जिस दिन इलेक्शन हुआ, कई जगह पर इन्होंने बूथ कैप्चरिंग और सारी चीज़ करके 8 बूथों पर दोबारा पोलिंग के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर करे थे। उन 8 में से एक बैंसी गांव भी हमारा था। 8 बूथों में से एक बहनी महाराजपुर का था, बैंसी का था और मैम के बूथ। 8 बूथों पर रिपोल हुआ था और रिपोल के ऑर्डर थे। उस पोलिंग में ये अभय चौटाला खुद जा कर के अपने साथ बंदूकों वाले ले कर के बूथ के अंदर जाने की इसने कोशिश करी, लेकिन हमारे साथी जैसे हरीशंग था अपना खरग जाटान से एक सरपंच, और इसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ता वहाँ खड़े थे। उन्होंने ऑब्जेक्शन करा इस बात के लिए, भाई इलेक्शन ठीक जुकर भी है लेकिन आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। उस पर उसने फायरिंग खुलवा करके हमारे 3 भाई वहाँ मरे। सर वो कौन कौन थे? एक प्रेम सिंह झिमर था, एक राजकुमार वाल्मीकि था और एक हरी सिंह एक सरपंच खरग जाटान था। ये 2 बैसी के थे, एक खरग जाटान, एक खरग जाटान का था। तो वहाँ पर जो है ना फायरिंग में 3 आदमी मरे और ये ज़बरदस्ती अंदर घुस गया। चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया स्कूल को। जब ये अंदर से जो है ना एक पुलिस वाले की वर्दी उतरवा करके, पुलिस की पहन करके, अपने कपड़े उसको कुर्ता पजामा पहना करके उसको तो पब्लिक में धक्का दिया और आप पुलिस के साथ मतलब लोग छुप करके निकल गया। उस भाई को लोगों ने मार दिया अभय सोच करके, क्योंकि उन्होंने अभय वाली ड्रेस पहनी थी। हाँ, क्योंकि अभय ने वहाँ 3 आदमियों को मरवा दिया था और उस रोष में पब्लिक जो है ये मान के भाई अभय उसको मार दिया। वो कौन था सर? वो पुलिस का था, हरबंस था लड़का, एक सिरसा साइड का ही था, अकेला बेटा था अपने माँ बाप का। ऐसा जघन कार्य इन लोगों ने करवाया, तो भगवान शायद आने वाले समय में। उस हत्याकांड में, वो भी हत्याकांड ही कहूँगे आप, सीधा जब मरे हैं, 4 मर्डर हुए हैं वहाँ पे, तो कोई अरेस्टिंग नहीं, कुछ नहीं हुआ उसमें? कोई अरेस्टिंग नहीं। वो इंक्वायरी हुई थी, इंक्वायरी में जो है ना सबको सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मतलब फिर वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात? वही बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस। न तो आराम से चुनाव हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेरा और बाली का इलेक्शन था, अगर ठीक ढंग से गिनती होती तो आनंद सिंह दांगी की आज भी वो बैलेट पेपर रखे हैं, आज गिनती करवा लो, आज भी आनंद सिंह की जीत है उसमें। मैं 350 वोटों से आ रहा था, 290 वोटों से उस टाइम, और 76 घंटे तक काउंटिंग चली है।
उसमें कई हजार वोटों को कैंसिल कर दिया गया। मेरी आंखों के सामने मेरे वर्कर भी कहते थे दोबारा गिनती करवा लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा भाई मेरे लिए भाईचारा सबसे ज़रूरी चीज़ है। एमएलए बनना ना बनना घनी बड़ी बात मैं नहीं मानता, लेकिन हमारा आपस का भाईचारा बरकरार रहना चाहिए, कोई बात नहीं। लगातार 2 हार आपकी हुई क्योंकि इलेक्शन जल्दी हो गया था। हाँ, दोबारा इलेक्शन हुआ, अब फिर आपकी हार, वो दोबारा कितना दोबारा फिर ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर बन गया, जैसे भी जोर जबरदस्ती करके जैसे भी हुआ। इलेक्शन तो एक ही हुआ था, वो तो बाई इलेक्शन था एक किस्म से। उस इलेक्शन के बाद तो चौटाला की जयराम जी की हो गई थी, लेकिन उसमें जो है ना एक अनाप शनाप घोषणाएं कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, सारा उसके हिसाब से जो है ना वो। एक छोटा सा सवाल है, जैसे आप भी विधायक, बाद में बाली पहलवान जी विधायक बने, क्या कभी बातें होती थी हार जीत के बाद भी, राजनीति से हटके कभी पहलवान जी से सीधे सीधे मुलाकात बातचीत हुई? देखो हम भाई हैं, राजनीति एक खेल है, उस खेल को खेल की भावना से हमने खेलना चाहिए। एक दिन का खेल है, उसके बाद हम सब ने इकट्ठे रहना है। किसी के मन की, किसी की भावना जिस प्रकार से वो अपने हिसाब से वो करता है, लेकिन आनंद सिंह दांगी की भावना सबसे बड़ी यही है कि मेरा भाईचारा ठीक ठाक रहना चाहिए, मेरा भाईचारा सुरक्षित रहना चाहिए। कोई भाई आगे से आकर के ठीक ढंग से बात करता है तो अच्छी बात है, हमारा क्या बट रहा है। जी बिल्कुल। हाँ, अभी मेरी तरफ से कभी लैप्स नहीं हो सकती। बाली की ज़बान से कई बार छोटे बड़े शब्द जरूर निकले हैं, लेकिन मैं उन बातों को बात नहीं मानता, कोई बात नहीं। जी, बाद में ये जो इलेक्शन आया उसके बाद आप फिर जीते। अब जो इस इलेक्शन में हार आपकी हुई, सर क्या कारण लगे? आपने समीकरण निकाले उन चीज़ों के, बैठ कर हर चीज़, हर राजनीतिक आदमी उस चीज़ को देखता है, तोलता है, आपको सीधे सीधे क्या कारण लगे? इन कारणों का सबको पता है। आनंद सिंह दांगी ईमानदार आदमी है, लोग भी कहते हैं दांगी पैसे खर्च नहीं करता। पैसे किससे लिए दांगी ने? खुली किताब है। सर तो इलेक्शन तो आगे भी है, और कोई बात नहीं, आगे भी है। पैसा अब की बार मैं पैसा नहीं करता, मेरे पास है ही नहीं। लोग भी कहते हैं, पत्रकार आप भी कहते हो कि दांगी तो पैसा बहुत घना हुआ, खर्च नहीं करता। हफ्ता 10 दिन की बात है, मैं इसी तरह आपकी तरह से कोई इंटरव्यू ले रहा था, वही बात आ गई, कोई कहने लगा भाई दांगी पैसे खर्च नहीं करता इलेक्शन में। वह बात मेरे दोहरा गई, अब दांगी पैसे नहीं खर्च करता, सब तो फालतू धनी आदमी है। धनी शब्द मेरे थे आ गया। धनी है आनंद सिंह दांगी का बराबर धनी कोई नहीं है। आनंद सिंह दांगी चरित्र का धनी है, आनंद सिंह दांगी ईमानदारी का धनी है, आनंद सिंह दांगी स्वाभिमान का धनी है, आनंद सिंह दांगी इंसानियत का धनी है, आनंद सिंह दांगी अपने लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ने का धनी है। इससे बड़ा धनी कोई नहीं है, इससे बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। सर आज कितनी एज होगी आपकी? आज मेरी 72.5 साल की एज होगी। आप एक इलेक्शन तो मेरे ख्याल से जो अपना लो है लड़ सकते हो। मैं कर्म किस्मत को सबसे ऊपर मान के चलता हूँ, भगवान ने जो लिखा है उसके हिसाब से अपने आप लाइन आ जाएगी, जो भी आएगी। तो अब कैसी तैयारी सर? तैयारी तो 12 महीने होती है, दोनों बाबू बेटा तैयारी में लग रहे हैं हम। बड़ा ज़बरदस्त बात कही आपने। पहले तो आनंद सिंह दांगी एक सेवक था, आज हम 2 हैं, साथ में बलराम दांगी का साथ। हाँ, और खुशकिस्मती मेरी ये है कि आज तक कोई आरोप, कोई आक्षेप जो पर राजनीतिक लोगों के परिवारों पर, बच्चों पर लगते हैं ना, मैं इस मामले में गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरा बेटा हर तरह से सही है। अभी राजनीतिक कैरियर तो उनका भी शुरू हो चुका है, वो भी 1-2 इलेक्शन जीते हैं। फ्यूचर में उनके लिए क्या प्लान है, कुछ सोचा आपने? किसके लिए? भाई बलराम दांगी के लिए। जो उसकी किस्मत में होगा हो जाएगा, हम सारे लग रहे हैं, जैसे भी होगा भाईचारे का जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से होगा। देखिए, जिस तरीके से आपने अपनी पूरी स्टोरी मेरे को बताई तो काफ़ी खूनी रही है स्टोरी, ज़्यादातर विवादों में गोलियां चलती रही हैं, तो डर कितना रहा? डर मेरे को कभी नहीं लगा। वही बात है, मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए, बाद में भी जेल में भी गया मैं,
1 साल 12 दिन जेल में रहा। सर क्यों गए थे जेल में वो? जेल में केस बना दिए। ये रिहेबिलिटेशन की ज़मीन होती है ना, जो पाकिस्तान से लोग आए उनकी जो अलॉटमेंट की ज़मीन है, वो सारा रिकॉर्ड वहाँ से लाते हैं। उस रिकॉर्ड के अनुसार सारी इंक्वायरी सब कुछ करके उनके नाम जो उनका हक बनता है वो ज़मीन उनको अलॉट होती है। ये तो करना था चौटाला ने, विजिलेंस का वो करके ने ये कर दिया भाई, अपने रिश्तेदारों के नाम ज़मीन करवा दी, जो 1 इंच भी कोई कर नहीं सकता। केस दर्ज करवा दिया, FIR दर्ज होगी, FIR दर्ज होगी तो कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से जो है हमने रिलीफ मिल गई। सीधी बात यही थी कि हम अपनी जान माल की सुरक्षा चाहते हैं। उस जान माल की सुरक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए कि भाई केस दर्ज है, एक बार अरेस्ट तो होना पड़ेगा। जिस दिन ये ऑर्डर है अगले दिन जो होना जा करके हम पेश हो गए, और कई हज़ार लोग आकर के मेरे साथ आकर के मेरे को पेश करके गए। आप उस मामले में बरी हुए सर? बिल्कुल बरी? कतई बरी। उसमें कुछ एक भी सबूत किसी तरह का नहीं पाया, किसी तरह का चालान पेश नहीं कर पाई सरकार। सर मैं एक बात यहाँ पूछ लेता हूँ, 1 साल जेल के अंदर बिताया आपने, तो तरह तरह के क्रिमिनल देखे हैं। फिल्मों में एक चीज़ देखी है कि जो बड़े लोग जब जेल जाते हैं तो उनको VIP तरीके से शायद वो अंदर रहते होंगे, ऐसा दिखाया जाता है। आनंद सिंह दांगी 1 साल अंदर रहे, कैसा था उनका वो दौर? देखो, पहले तो मैं आपने जो बात कही थी ना, वो कभी घबराहट और वो किसी तरह की बात हुई। जिस दिन पहले दिन मैं जेल में गया तो जो कोठड़ी फांसी की सज़ा या शातिर मुलजिमों की होती है, एक ही आदमी उसमें छोड़ा जाता है। 12/8 की कोठड़ी, उस कोठड़ी मेरे को रखा गया। दीवार से परली साइड में फांसी घर है, जो पुराने टाइम की वार थे। अब तो फांसी नहीं टूटती, लेकिन आदेश होते हैं कहीं कहीं कोई स्पेशल जगह है वहाँ पर होते हैं। रोहतक की पुरानी जेल में थे आप? पुरानी जेल ये यहाँ पर थी, पुरानी जेल में था मैं। जो पार्क बन गया? हाँ, तो 2 कंबल दे दिए, 1 कटोरा और 1 प्लेट। शाम को बंद करके गए, मैंने 1 कंबल बिछा लिया, 1 सिरहाना रख लिया, लेट गया। अंदर वो 1-1 इंच के सरिये, 2 फुट का गेट। अंदर से मेरे मन से ये बात आई, मैं भगवान, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसकी वजह से आज यहाँ पर आना पड़ गया। अंदर से मेरी आत्मा की आवाज़ थी, बेटा चलता रहे, तेरे को कोई परवाह की बात नहीं, तेरा बाल बाका नहीं होता। पूरा 1 साल कैसे बिताया अंदर? किया क्या पूरा, मतलब सोचा क्या करते पूरा दिन? मैं सुबह 4 बजे उठ लेता था, हाथ मुंह धो करके बैठ जाता था, 1-1.25 घंटा गायत्री मंत्र का जाप करता था। अंदर भी कभी भाषण देते थे? अंदर कौन भाषण देंगे? जो बारिक वगैरह में कभी घूमने जाते? बारिक में तो मैं बताया ना, एक अकेला आदमी बाहर 1 साल तक रहने नहीं दिया? बाहर किसी के पास जाने की इजाज़त नहीं, बाहर किसी के पास जाने की इजाज़त नहीं। और मेरे लिए अच्छा ये हो गया कि कोर्ट की तरफ से खाना घर से इजाज़त मिल गई। वो तो डेली घर से दोनों टाइम का खाना? हाँ, दोनों टाइम, एक बार में चले जाता, दोनों टाइम का काम चल जाता। इनका खाना तो शुरू वाले दिन जो आया, वो ड्राम में घोल कर डोलू भर के न उसमें कटोरा में डाल दिया, 4 रोटी दे दी झाड़ के, बैठ के पलाथी मार के, माँ भाई खा, तो खानी पड़ेगी। आवाज़ नहीं उठाई आपने बाहर आके कैदियों के लिए? आवाज़ सबके लिए ऐसा ही है, सबके लिए ऐसा होता था। सभी जेलों में? रोटी तोड़ के न उसमें वहाँ सब्जी गिल खा, रोटी सब्जी तले तई कुछ नहीं पाया उसमें। आखिर में एक ओड फांक जो है ना, उसकी गोभी की नीचे पाई, ना उसमें आलू ना कोई और कुछ नहीं, पानी, नमक मिर्च का पानी, ओड फांक हो। विधायक जी, अभी एक कॉल आई थी आपके पास, और इस तरह की कॉल सारे दिन आती रहे हैं। जब आप विधायक थे, आप मंत्री थे, आप चेयरमैन थे, शुरू से ये आती रहूँगी। कोई क्राइम हो गया, कोई झगड़ा हो गया, किसी का कोई फैसला हो गया, तो किस तरह से डिसाइड करते हो कि आपने कब थाने में फ़ोन करना है या कब आपने अपनी सिफारिश लड़ानी है? मामले को कैसे देख के? मेरा सबसे बड़ा डिसीज़न ये है कि मैं 2 भाइयों के झगड़े में नहीं पड़ता। रिकॉर्ड है मेरा 45 साल का। कैसे मना करो सर? वो तो आपके, एक मान लीजिएगा आपके, मैं मना ऐसे करता हूँ, 2 भाइयाँ झगड़ा है, दोनों भाई आ जाओ, बैठ के बात करो, जो खोटे लग खोट को, और उनका राजीनामा करवाओ, थाने तहसील में किसी का फेवर ना करो। मैंने ये ऐसे सारा जीवन ऐसे चला है। सर
आनंद सिंह दांगी मैंने पहले बता दिया बहुत बड़ा नाम रहा है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में। ऐसा कोई नेता नया या पुराना नहीं होगा जो आनंद सिंह दांगी के बारे में जड़ से नहीं जानता हो। सर कभी भी जीवन में ईगो मतलब हैवी नहीं हुआ कि यार मैं तो इतना बड़ा नाम हूँ, कोई भी आम आदमी गाड़ी रुकवा ले, आपके चपट भी सका है, कोई गले भी लग सका है ज़बरदस्ती, क्योंकि आप लोगों से लोग प्यार इतना करते हैं, कोई आप लोगों से जड़ते भी हैं, दूसरी पार्टी वाले हैं डले भी मारते हैं, काले झंडे भी देखे होंगे आपने, सब कुछ विरोध भी देखे होंगे, तो उन चीज़ों को ईगो नहीं आया मेरे प्रति ऐसा? देखो, मेरा जीवन जिस तरह का जीवन बीतता है ना, उसमें अगर ईगो आ गई तो कोई जीवन नहीं है। मेरा जीवन मेरा अपना जीवन नहीं है भाई, हालातों ने मेरे को जीवन दिया है, मेरे भाइयों ने जीवन दिया है, मेरे भाइयों ने हर दुख सुख में खड़ा होकर के साथ दिया है। उनकी बात ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन उनकी बात सुने बगैर पेशेंस खोना या उनके साथ दूसरे तरह का व्यवहार करना मैं इंसानियत नहीं समझता, वो इंसानियत नहीं है। और जहाँ तक ईगो की बात है, ईगो मेरी कहीं होती है तो मेरे हल्के की भलाई के लिए होती है, मेरे हल्के के हक हुकूकों के लिए होती है, मेरे हल्के के विकास और बच्चों के रोज़गार की सब तरह से बहबूदी के लिए होती है। और आनंद सिंह दांगी कोई ईगो नहीं है। सबसे बड़ी पंचायत में आप रोज़ जाए, सारी उम्र आपने उस पंचायत में निकाल दी जहाँ सारे विधायक इकट्ठे हुए हैं, जहाँ जनता के हित के लिए आपने आवाज़ उठानी हो है, कभी झगड़ा हुआ? वो टेबल पे मारते हैं, सामने से विरोध करते हैं, आपने किया कभी वहाँ जो आजकल टीवी पे देखने को मिलता है काफ़ी सालों से, वो कभी आपका सीधे सीधे हुआ? देखो, कई इशू आ जाते हैं जिस पर अपनी पार्टी की भी सपोर्ट करनी पड़ती है, अपने नेताओं की भी सपोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि से हमारे विरोधी भी क्यों ना एमएलए हैं, आनंद सिंह दांगी को यही मानते हैं कि वह सही बात करता है, गलत बात नहीं करता और सही का मोल होता है। विधानसभा का रिकॉर्ड मेरे ख्याल तो मेरी जो बोली चीज़ें वो इतना बड़ा एक पूरा ग्रंथ बन सकता है। एक बार की बात है, चौधरी बंसी लाल कहने लगे कि पानी के बारे में जो है ना, ये मैं हल्के में कि पानी मारा जाओ और ये दांगी नहीं जान देता, ये बीच में जो है ना गड़बड़ करे। मैंने माचो साहब बड़े आदमी हो, ताकतवर हो, मारा और आपका क्या मुकाबला। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर जब भाई कोई चीज़ सिर पर के उतरे और अपनी पूरी करी बिना जो ना बात बनती नहीं है। अब ठाडे आदमी और छुटवा लो। पानी दिया नहीं दिया है पानी, बिल्कुल पानी तो जनता बता दी, 10 साल से इंजन का हाथ लाने दिया हो तो जब चाहे जब पानी ले, जितना चाहे उतना पानी चलाया। इस पूरे राजनीतिक करियर में आज तक देखिए, वैसे तो आप वाली बात है, पूरा हल्का ही आपका भाई है, मित्रता है सबके साथ, भाईचारा, लेकिन कोई एक राजनीतिक आदमी जिसके साथ सबसे ज़्यादा गहरा लगाव, यानी कि परम मित्र? मेरे सारे परम मित्र। हुड्डा साहब के साथ किस? लीडर मेरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनको मैं लीडर मानता हूँ, लीडर से पहले बड़ा भाई मानता हूँ। हम बिल्कुल एकजुट हैं, किसी तरह कोई बात नहीं है, और वो एक अच्छा इंसान है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसा आदमी है, अगर आप भी अब टेलीफोन डायल करके मिलाओगे तो आपके टेलीफोन को भी उठाएंगे बगैर नहीं देखे भाई किसका टेलीफोन है, कौन है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इंसानियत का काम है ये, और हर आदमी से मिलना, ठीक ढंग से सारी बात करना। हमने तो देखी इनकी कार्य प्रणाली, जब चीफ मिनिस्टर थे, रोज़ाना नहा धो करके बाहर निकलते, पहले गाय को रोटी देते, उसके बाद जितने लोग आए हैं सबसे मिलजुल करके उनकी बात करने की, जो जिस प्रकार से भी सिस्टम होता है उसके अनुसार करके एक एक आदमी को संतुष्ट करके फिर आगे बढ़ते थे। आनंद सिंह दांगी के मन में भी कभी आया कि मेरे को भी तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इतना पुराना नेता, इतना ही लड़ाइयाँ लड़ी आज तक, तो कभी आपके मन में इस तरह की पार्टी में बातें? मैं कर्म का आदमी हूँ, अपने कर्म को प्रधान मानता हूँ। मैंने एक ही बात बता दी, मेरी जो अमीरी, मेरी साहूकारी, मेरी धन दौलत मैंने आपको बता दी। मैं उन बातों पे चल के चलता हूँ और कर्म करता हूँ,
भगवान ने फल देना, जो कुछ भी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सीधे मुलाकात कब हुई? कभी नहीं। कभी नहीं मुलाकात नो, मैं अच्छा आदमी नहीं मानता वैसे भी, और ना करने की कोशिश करी, ना करूं। जी। कांग्रेस पार्टी के नहीं, मैं कांग्रेस की तो नहीं कहूँगा, हरियाणा के जो नेता हैं, जो आपकी एज के हैं, जो आप पुरानी जो बातें जानते हैं, आउट ऑफ हरियाणा, जैसे पंजाब से मान लो, या किस स्टेट से के नेताओं से ज़्यादा बनती रही है? सभी से है। हर इलेक्शन में मेरी राजस्थान में ड्यूटी लगती है, इलेक्शन आएगा तो एज ऑब्जर्वर एक डिस्ट्रिक्ट को मेरे को देते हैं, जाते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, सारे कभी सब किसी यूपी पार्टी में इलेक्शन में ड्यूटी लगी है, सारी बातें होती रहती जब से कांग्रेस पार्टी में आप आए हो, आज तक कंटिन्यू कांग्रेस पार्टी में ही हो, कभी किसी दूसरी पार्टी ने आनंद सिंह दांगी को तोड़ने की कोशिश की? कोई ऐसा क्षण आया? है। किसी की हिम्मत ही नहीं। कभी कोई आके सामने नहीं बैठा? मैं राजीव गांधी का अनुयायी हूँ। जिस व्यक्ति ने हमारे बुरे वक्त में, जब हमारी छाए थे भी लोग डरे थे, जब घर पे आकर के जिप्स पे खड़ा होकर के एक भाषण के रूप में बोल करके ये कह के गया था कि वे सोमवार को देखना पार्लियामेंट में ये जो कर्म कांड करके गए इनका क्या हाल होगा, वही उसने कहा पार्लियामेंट में जा कर के सोमवार को ही ओम प्रकाश चौटाला को इस्तीफा देना पड़ा, ऐसी कार्रवाई करे। और उसके बाद हमारी सेफ्टी सुरक्षा, हमने तो अपने जीवन से डर था, मुकदमे शुकदमा था नहीं, जीवन से डर था, ऐसे लोगों से टकराव था वो पता नहीं क्या हो जाए। वो सेफ्टी सुरक्षा राजीव गांधी ने दी और सुप्रीम कोर्ट ने दी, तो उस आदमी को कभी बुलाया नहीं जा सकता। वो जहाँ उसका खून, वहाँ पर आनंद सिंह दांगी परिवार। जैसे सर, पूरी लाइफ राजनीति के बारे में सब कुछ बेरा पाट गया, अब तो कसर रह नहीं रही। जो युवा लड़के राजनीति में आने की सोच रहे हैं, जो एंट्री करने लाग रहे हैं, उनके मन में है विधायक आप रहे, चेयरमैन आप रहे, मंत्री आप रहे, सभी अली जली उठी, गोलियां तक चली, जेल तक जाए। क्या शिक्षा देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे उन युवाओं के लिए, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो लड़के हैं, जो भी हैं? देखो, राजनीति शब्द है, राजनीति, राज करो नीति से करो। जिस सेवा भाव से करने की ड्यूटी होती है, जिम्मेवारी होती है, और जिस प्रकार से लोग डट करके खड़े होकर के लठ भी खाते हैं, सब तरह का साथ देते हैं, उनकी भावनाओं के अनुसार हर राजनीति को अपना काम ईमानदारी से उनकी सेवा करने की बात होनी चाहिए। एज के हिसाब से एक एज होती है काम करने की। अब जैसे मैं 72.5 साल का हो गया, मैं राजनीति करूं तो 2-3 साल और कर सकता हूं। 75 साल के बाद आश्रम बदल जाता है, संन्यास आश्रम आ जाता है, और जो युवा की शक्ति है होती है वो बड़े आदमी में मतलब कमी आती चली जाती है, शारीरिक एनर्जी घटती चली जाती है, याददाश्त में फ़र्क पड़ता चला जाता है, एज के हिसाब से हर तरह की ताकत में फ़र्क पड़ता है। तो युवाओं को आना चाहिए, लेकिन युवाओं को आकर के राज करें और नीति के साथ राज करें, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये नहीं कि भाई आते ही आदमी न्यू सोचे भाई तो न्यू भर ले, न्यू खा ले, न्यू मार ले, न्यू काट ले, वो राजनीति की लाई नहीं है। सेवा भाव से राजनीति में आओ, युवा आए, बहुत बढ़िया बात है। युवा शक्ति जो है ना सबसे बड़ी ताकत की बात होती है। पर मेरा अंतिम क्वेश्चन है, डेली आपने बोलना पड़ता है अलग अलग विषयों पे, रोज़ कहीं ना कहीं किसी सभा को संबोधित करना पड़ता है, रोज़ नए नए मंचों हैं। सर कैसे तैयारी होती है ये चीज़ें? कोई आपका सलाहकार होता है या कोई गाइड होता है, या सब कुछ अपने माइंड से ऑटोमेटिक होता है? ये भगवान की कृपा है। मैंने आज तक बना करके भाषण नहीं दिया, आज तक लिख करके भाषण नहीं दिया। जैसा माहौल उसी प्रकार से भगवान जो कुछ की है ऑन द स्टेज है। ऑन द स्टेज है। मैं कभी बना करके कोई बात नहीं करता जी। हमेशा जो है ना भगवान की दया से जो बात होती है वो सारी ठीक ही आती है। और इसके लिए मेरे लिए एक फ़ख्र की बात यह है कि इतने लंबे समय में सब तरह की उठापटक की राजनीति में
कोई मेरी सभा में बीच में किसी आदमी ने खड़ा होकर के मेरे प्रति जो है ना कोई टोका टिप्पणी या बीच में डिस्टरबेंस करने का काम नहीं किया। ये मेरी खुशकिस्मती है। मतलब बात कंप्लीट करी आपने, बात स्टार्ट करके कंप्लीट करी। स्टार्ट करके कंप्लीट करी और बीच में किसी ने खड़े होकर ना भाई तू गलत कर रहा है, तने यूँ काम नहीं करा, तने यूँ नहीं करा, जो करते हैं वो आज तक मेरे सामने कभी नहीं आया। ये मेरे लिए भगवान की कृपा है। सर आज जो बिजी शेड्यूल में कहूँगा, क्योंकि मैं आया तब भी यहाँ भीड़ लगी हुई थी, अब भी काफ़ी लोग यहाँ बैठ के इंटरव्यू सुनने लग रहे हैं और कॉल पे कॉल आने लग रही है, आपने जाना भी है। आपने जो समय दिया लगभग 1.5 घंटा आने, आप मेरे को समय दे रहे हो सर, थैंक यू वेरी मच। सर जैसे अब तक एक इंटरव्यू था, मैं आपसे डायरेक्ट सर या विधायक जी जो होता है, हमारा जो काम है उसके अकॉर्डिंग कह रहा था। आपको अच्छे से पता है, मैं आपको नॉर्मली ताऊ से बुलाता हूँ जब भी मिलता हूँ। तो ताऊ जी थैंक यू वेरी मच, और तो स्वस्थ रहो, मैं आपको बस यही कहूँगा। इस बात का धन्यवाद। और मोखरे आड़ा ताऊ काका भाई ना कहेगा तो और कौन कहेगा भाई? यह बात भी तो है? और कौन कहेगा? हक है आप लोगों का, और जो हमारे सिस्टम है भाईचारे के सामाजिक सिस्टम है उसके हिसाब से हमने चलना चाहिए। धन्यवाद ताऊ। थैंक यू। तो भाई वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे देना। कितना लंबा इंटरव्यू रहा, लगभग 1 घंटे का है। काफ़ी सवाल मैंने विधायक जी से करे, काफ़ी चीज़ें रह भी गई होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना सर, जब भी कभी मौका लगेगा कमेंट बॉक्स के जो क्वेश्चन होंगे उनके सवाल ज़रूर पूछूंगा आपसे। एक राजनीतिक व्यक्ति का जीवन खुले में होता है जी, एक एक बात का, एक एक शब्द का सही ढंग से सोच समझ करके बात करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, चबा चबा के बोलना पड़ता है, सब कुछ सोच के भाई भी क्या बोल रहे हैं हम। चारों तरफ से सब तरह की बात आती है। हर आदमी का अपना काम होता है, जी अपना सवाल होता है, जी और उसका अगर कहीं थोड़ी सी मिसिंग हो जाए तो जितना बड़ा रिमांड पॉलिटिकल आदमी का जनता ले इसका है ना, उससे फालतू नहीं हो सकता। बाय कमेंट ले लेगी। बाई कमेंट्स ले लेंगे। बिल्कुल तो इसमें जो है ना हर तरह से मेरे जैसा एक आदमी हमारे ऊपर जो है ना हजारों लाखों में है, सबके लिए जो है ना सोच समझ करके बात करनी पड़ती है। सब तरह से सवाल जवाब जो भी हों उनका ठीक ढंग से, ऐसा ना हो भाई उसका गलत बात गलत भाव हमारे लोगों में जाए। ये सबसे ज़रूरी बात होती है किसी पॉलिटिकल आदमी के लिए, और वो मेरे लिए मैं खुशकिस्मत हूँ। राम राम तो जय राम जी की। सारे भाइयों ना राम राम भाई, जय हिंद जय हरियाणा, सत्य में